हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा वीडियो है। ये क्लास 12th का रिलेशंस एंड फंक्शंस संबंध एवं फलन का पार्ट 1 है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे जो हमने क्लास 11th में जो रिलेशंस या फिर संबंध पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो रिलेशंस हम लोगों ने डेफिनेशन या परिभाषा जो क्लास 11th में सीखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कोई भी संबंध R जो रहता है वो किसी सेट A से किसी सेट B पर डिफाइन होता है, परिभाषित होता है। ये आपको याद होगा। तो एक एग्जांपल हम लोग एक उदाहरण के जरिए ये रिवाइज करते हैं। तो मान लीजिए R हमारा इस रूप में कुछ रहता था, क्रमित युग्मों का समुच्चय A और B, जहां A संबंधित होता था B से। ठीक है, अब ये संबंध कुछ भी हो सकता है। उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता था A और B के, जहां A संबंधित होता था B से किसी संबंध के द्वारा। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेंगे। तो मान लीजिए A हमारे एक समुच्चय है, 1 2 3 और 4 इसके अवयव हैं, और B हमारा एक और समुच्चय है, इसके अवयव है 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे हम लोग एक संबंध परिभाषित कर रहे हैं A से B। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ A से B पर, और संबंध क्या है? सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, जहां पर B बराबर A+5 है। ठीक है, A जो है वो कैपिटल A मतलब समुच्चय A का अवयव है, और B जो है वो समुच्चय B का अवयव है। तो इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो ये होगा आपका, अगर मैं A का मान 1 रखूं A से, तो B का मान 6 आएगा, लेकिन 6 जो है वो B में नहीं है, और B को B का अवयव होना चाहिए। तो इसलिए वो यहाँ पे ये 1 और 6 का क्रमिक युग्म यहाँ पे नहीं आएगा। फिर A का मान अगर हम 2 रखते हैं, B का मान 7 आएगा। A का मान 3 रखने पर B का मान 8 आएगा। A का मान 4 रखने पर B का मान 9 आएगा। ठीक है, अभी A का मान हम लोग 5 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि A में 5 नहीं है। A में 1 2 3 4 तक ही अवयव है। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी रिलेशन को या किसी भी संबंध को लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो संबंध है ये उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का, या फिर ए और बी के कार्तीय गुणन का। तो ये हमारा मैथमेटिकल परिभाषा भी हमने क्लास 11th में देखी थी संबंध की, कि वो हमेशा उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस बी का, या फिर ए और बी के कार्तीय गुणन का। ठीक है, तो ये क्लास 11th का जो पार्ट था संबंध में। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th में सबसे पहली चीज आपको बता दें, हम लोग किसी समुच्चय ए से किसी समुच्चय बी पे संबंध पढ़ते थे, लेकिन अब हम लोग क्लास 11 12th में जितने संबंध पढ़ेंगे वो किसी समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही होंगे, सेट ए टू सेट ए ही होंगे। तो इसको हम लोग ए में संबंध भी बोलते हैं, समुच्चय ए में संबंध। ठीक है, अगर संबंध जो है वो ए से ए पर ही हो तो समुच्चय ए में संबंध इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपके क्रमित युग्मों का जो समुच्चय होगा ए कोमा बी, जहाँ ए और बी आपस में संबंधित होंगे, तो ए में संबंध का मतलब है कि जो पहला अवयव है ये भी आपका ए से लिया जाएगा, और दूसरा अवयव भी आपका ए से ही लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, या फिर संबंधों के प्रकार। तो उसमें पहले हम लोग देखेंगे रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है, रिक्त संबंध क्या होता है? जिसमें कोई अवयव ना हो, जैसे कि रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। तो रिक्त संबंध का मतलब है कि वो जो संबंध का जो समुच्चय आएगा उसमें कोई भी क्रमिक युग्म नहीं होगा। तो या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी ए बी का ऐसा युग्म नहीं होगा जो आपस में संबंधित हो। तो ये परिभाषा हम लोग इसकी देखते हैं। तो रिक्त संबंध किसको बोलते हैं? परिभाषा है कि समुच्चय ए में संबंध आर को हम रिक्त संबंध कहते हैं यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। तो आर में संबंध मतलब संबंध जो है हमारा ए से ए पर है। ठीक है, और ए का कोई भी अवयव किसी भी अपने किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। समुच्चय हमारे पास ए बराबर 1 2 3 और 4। ठीक है, और मैं आर एक संबंध स्थापित कर रहा हूँ, एक परिभाषित कर रहा हूँ, या फिर जो है ए से ए। ठीक है, आर जो है वो संबंध है ए में,
और ये कुछ इस प्रकार है, बी और ए आपस में रिलेटेड है, ए बी माइनस ए बराबर 10। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए में कोई भी दो अवयव ऐसे नहीं हैं जिनका अंतर 10 हो। तो मतलब आर बराबर एक रिक्त समुच्चय है, या फिर शून्य समुच्चय इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि कोई समुच्चय रिक्त समुच्चय है या नहीं। सॉरी, कोई संबंध आर को हम लोग रिक्त संबंध कब बोलेंगे? जब उसमें कोई भी अवयव ना हो, या फिर ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, तब हम लोग उस संबंध को रिक्त संबंध कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सार्वत्रिक संबंध सीखेंगे। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध। तो इस केस में क्या होता है, ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित होगा। ठीक है, परिभाषा हम लोग देख लेते हैं पहले। तो परिभाषा इसकी है, किसी समुच्चय ए में संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ए अगेन वही समुच्चय है 1 2 3 और 4 का। ये हमारे पास एक सेट ए है, 1 2 3 और 4 इसके एलिमेंट है। और आर हमारे पास इस प्रकार कुछ परिभाषित है, समुच्चय है सभी क्रमित युग्मों का ए और बी का, जहाँ पर बी माइनस ए बराबर एक पूर्णांक है। ठीक है, ये एक संबंध हम स्थापित कर रहे हैं, बी माइनस ए एक पूर्णांक है। तो ए भी, ठीक है, संबंध ए से ए है, तो इसका मतलब है आपका ए भी आपका ए का अवयव होगा और बी भी ए का ही अवयव होगा, और बी माइनस एक पूर्णांक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आर के जो, इसको हम लोग रोस्टर रूम में लिखेंगे, एक एक आर में होगा क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होगा, एक पूर्णांक है जीरो। 1 2 भी आर में होगा, 1 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 1 1 होगा जो कि एक पूर्णांक है। 3 1 भी आर में होगा क्योंकि, सॉरी 1 और 3, क्योंकि 3 माइनस 1 2 होता है जो कि आर में है। इसी तरह 1 और 4 भी आर में होगा। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं किसी भी कोई भी दो अवयव का अगर आप लोग डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे इस समुच्चय में, तो वो हमेशा एक पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि सभी जो अवयव है ये पूर्णांक ही है। तो उसके बाद 2 1 भी ए में आएगा, 2 2 2 3 और 2 4 भी ए में आएगा। 3 1 भी, सॉरी आर में होगा। 3 2 3 3 और 3 4 भी आपका आर में आएगा। 4 1 भी आर में आएगा। इसी तरह 4 4 तक सभी जो क्रमित युग्म हैं ए ए क्रॉस ए के, वो सभी आर में आएंगे। तो इस केस में आप देख सकते हैं ये जो समुच्चय है ये है ए क्रॉस ए। ठीक है, आप कार्तीय गुणन करें ए का ए से तो आपको ये समुच्चय मिलेगा। तो सार्वत्रिक संबंध में हम लोग बोल सकते हैं कि आर बराबर होता है कार्तीय गुणन के ए क्रॉस ए के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में ही समतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में। तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं, समतुल्य को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, सममित को सिमेट्रिक बोलते हैं, संक्रामक को ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो आइए परिभाषा हम लोग देखते हैं कि कब हम लोग किसी रिलेशन को समतुल्य कहेंगे, सममित कहेंगे, कब हम उनको संक्रामक कहेंगे। तो आइए परिभाषा देखते हैं। किसी समुच्चय ए पर संबंध आर, अगेन ए पर संबंध का मतलब क्या है कि संबंध जो है वो ए से ए पर है। ठीक है, तो किसी समुच्चय ए पर संबंध आर समतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, या फिर ए के सभी अवयवों के लिए ए का जो क्रमित युग्म है वो आर में होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग अभी एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें हम लोग सारी डेफिनेशन समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार इनको पढ़ लेते हैं। और सममित कहलाता है या फिर सिमेट्रिक कहलाता है यदि समस्त a1 a2 के लिए अगर आपका a1 और a2 जो है वो r में है, मतलब a1 a2 का क्रमित युग्म r में है, तो a2 a1 भी r में होना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि वो जो है संबंध सममित है। संक्रामक कब कहेंगे? यदि समस्त a1 a2 a3 के लिए, जो कि a के अवयव हैं उनके लिए, अगर a1 a2 r में है, ठीक है, a1 a2 और a2 a3 भी r में है, तो उससे आपको क्या मिलना चाहिए?
A1 कोमा A3 भी आर में होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि वो जो संबंध है एक संक्रामक संबंध। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उससे एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2 3 और 4। ठीक है, आर हम लोग एक एक संबंध परिभाषित कर रहे हैं, जो कि रोस्टर रूप में हम लोग उसको लिख रहे हैं कुछ इस प्रकार है। ठीक है, कोई भी एक संबंध है, 1 1 1 2, ये सभी उसके अवयव हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या ये संबंध समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, ये हम लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग समतुल्य के लिए चेक करते हैं या फिर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो हम लोगों ने बोला था कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए या फिर ए सदस्य है ए का, प्रत्येक ए के लिए ए का जो युग्म है वो आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे ए के अवयव क्या है, 1 2 3 4। तो मतलब एक का युग्म आर में होना चाहिए, 2 2 का युग्म भी आर में होना चाहिए, 3 3 का युग्म भी आर में होना चाहिए और 4 का युग्म भी आर में होना चाहिए। ये सभी युग्म आर में होने चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो संबंध है रिफ्लेक्सिव है या फिर समतुल्य है। तो चेक करते हैं, A1 1 का युग्म है, 2 2 का है, 3 3 का है और 4 4 का है। तो सारे के सारे क्रमिक युग्म हैं जो है ए के सभी अवयवों के लिए वो आर में है, इसलिए हम लोग आर को एक समतुल्य संबंध कहेंगे। तो आर यहाँ पे एक समतुल्य संबंध है। ठीक है, एक और चीज आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे एक भी पेयर मिस हो रहा होता या फिर एक भी युग्म इसमें नहीं होता तो हम इसको समतुल्य संबंध नहीं बोलते। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे 4 4 का युग्म है, इस संबंध में अगर नहीं है, मान लीजिए 4 4 का युग्म इस संबंध में नहीं है, तब उस केस में भी हम लोग इसको नहीं कहेंगे कि ये समतुल्य है, क्योंकि ए के सभी अवयवों के लिए युग्म इसमें होने चाहिए और इस केस में 4 4 का युग्म नहीं है तो ये समतुल्य नहीं होगा इस केस में। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 4 का युग्म नहीं होगा तो। दूसरी जो हम लोग चेक करेंगे, सममित के लिए चेक करेंगे क्या संबंध सममित है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 2 का युग्म आर में है और 2 1 का युग्म भी आर में है। हमारे पास कंडीशन क्या थी कि अगर A1 A2 आर में है तो हमारे पास A2 A1 आर में होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन, अगर A1 A2 A1 A2 आर में है तो A2 A1 भी आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है आपका 1 1 आर में है, तो इसे तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, ये 1 1 ही है। 2 2 को भी ऐसे नहीं आप देख सकते। 3 3 4 4 ये सब छोड़ दीजिए, 1 2 जो है वो आर में है, 2 1 भी आर में है, तो ये संबंध आपका सममित भी है। ठीक है, या फिर सिमेट्रिक भी है। थर्ड जो है वो है ट्रांजिटिव के लिए, A1 A2 का युग्म आर में है, A2 A3 आर में है, तो हमारा जो है A1 A3 आर में होना चाहिए, तब हम उसको संक्रामक संबंध कहेंगे। तो इस केस में आप देख सकते हैं एक 1 और 2 का युग्म आर में है, 2 और 1 का युग्म आर में है, तो 1 और 1 का युग्म भी आर में है, तो इसलिए ये जो संबंध है संक्रामक भी है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 और 2 का युग्म आर में है, 2 और 2 का युग्म आर में है, तो 1 और 2 फिर से आर में। ठीक है, आप ये जो अपने 2 2 3 3 4 4 और 1 1 है, इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप बस इनको यहाँ से कंपेयर कीजिए, 1 और 2 का युग्म आर में है, 2 और 1 का युग्म आर में है, तो 1 और 1 भी आर में है। नेक्स्ट जो चीज़ है, हम लोग संक्रामक संबंध के बारे में एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास ए एक समुच्चय है 1 2 3 और 4 का, आर हमारे पास एक संबंध है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 और तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये संबंध रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर क्या समतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो देखते हैं। सबसे पहले समतुल्य के लिए आपको पता है कि ए के जो सभी क्रमिक युग्म हैं वो इसमें होने चाहिए, सभी क्रमिक युग्म इसके अवयवों के आपस में ही, जैसे कि 1 1 2 2 3 3
और 4 4, ये सभी इसमें होने चाहिए थे, लेकिन इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये समतुल्य नहीं है। सममित के लिए हम लोग चेक करेंगे, 3 4 ए में है और 4 3 ए में है। ठीक है, ये वाला फॉलो कर रहा है, लेकिन 1 2 आर में है, लेकिन 2 1 आर में नहीं है, तो ये सममित भी नहीं है। ठीक है, अभी संक्रामक के लिए हम लोग चेक करेंगे। संक्रामक के लिए यहाँ पे आपका है 3 और 4 ए में है, 4 और 3 सॉरी आर में है, 4 और 3 भी आर में है, लेकिन 3 और 3 आर में नहीं है। ठीक है, तो ये संबंध संक्रामक भी नहीं है। लेकिन एक और हम संबंध अगर परिभाषित करें कुछ इस प्रकार, 1 2 3 4, ये संबंध अगर हम स्थापित करें, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव सॉरी समतुल्य और सममित ये भी नहीं है। हम लोग संक्रामक के लिए चेक करेंगे। तो संक्रामक के लिए देखिए, हमने यहाँ पे क्या बोला था, 3 और 4 आर में है, 4 और 3 4 3 आर में है, लेकिन 3 3 आर में नहीं है। यहाँ पे हम लोग ऐसे चेक नहीं कर सकते। 1 2 है, लेकिन 2 के साथ कोई पेयर नहीं है। ऐसे 3 4 है, लेकिन 4 के साथ कोई पेयर नहीं है। ठीक है, इस केस में भी हम लोग इस संबंध को संक्रामक संबंध कहेंगे। ठीक है, अगर ए कोमा बी का जो पेयर है वो आर में है, लेकिन बी के साथ कोई पेयर नहीं है, तो इस केस में हम लोगों को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ए के साथ कोई पेयर होगा कि नहीं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया, 3 4 का पेयर है, 4 3 का पेयर है, तो हम लोगों को देखना है कि इन दोनों का पेयर, इन दोनों का युग्म आर में है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 और 2 का पेयर है, तो 2 के साथ किसी का पेयर है ही नहीं इसमें, और 3 और 4 का पेयर है, तो 4 के साथ किसी और का पेयर है ही नहीं। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे, इस केस में भी हम लोग इसको संक्रामक बोलेंगे। ये एक स्पेशल केस की तरह आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर ए कोमा बी आर में है और बी के साथ और कोई युग्म है ही नहीं, तो उस केस में भी हम लोग इसको संक्रामक कहेंगे। तो लास्ट टॉपिक जो है इस वीडियो का वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, या फिर इसको तुल्यता संबंध बोलते हैं। हम जो है इस वर्ड का यूज ज़्यादा करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो समतुल्य हो, कोई भी रिलेशन अगर समतुल्य हो, सममित हो और आपका संक्रामक भी हो। ठीक है, अगर कोई रिलेशन समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, तो तब उसको बोलेंगे कि वो रिलेशन या फिर वो संबंध आपका इक्विवेलेंस संबंध या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वो नहीं है, उस केस में ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो आप जल्द से जल्द देख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।